हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट के अंदर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत यूनिट 5 पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, जिसमें अपन पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बारे में। शिक्षण के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएं तथा जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं उनको अपन आज इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। आप सभी को पता है शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा की एजुकेटम शब्द से हुई है, और इस एजुकेटम शब्द का अर्थ क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर विकसित होना। एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर विकसित होना। तो इस प्रकार शिक्षा का अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी? शिक्षा कहलाएगी, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां विकसित होती हैं। फिर इसके बाद एक शिक्षक के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है? शिक्षण प्रक्रिया कहलाता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं? कम से कम 2 व्यक्ति शामिल होते हैं, जिनमें एक शिक्षक होता है और एक छात्र होता है, और उन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। जैक्सन और मॉरिसन ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की परिभाषा दी, आप याद रखिएगा। जैक्सन ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाने या शिक्षा देने का प्रयास करता है। जैक्सन की परिभाषा आप याद रखिएगा। जैक्सन ने कहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वह है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के द्वारा सिखाने या शिक्षा देने का प्रयास करता है। फिर मॉरिसन ने कहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को अंतः संबंधों द्वारा सिखाने का प्रयास करता है। जैक्सन ने तो परिपक्व व्यक्ति और अपरिपक्व व्यक्ति के बारे में बताया है, जबकि मॉरिसन ने अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बारे में बताया है। अब अपन बात करते हैं कि शिक्षण के कितने अंग होते हैं। आप सभी को पता है शिक्षण प्रक्रिया में 3 अंग होते हैं, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। शिक्षण के ये 3 अंग हैं, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। फिर आप बात करते हैं अपन उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन या मनन स्तर। स्मृति स्तर किसने दिया था? स्मृति स्तर दिया था हर्बर्ट का जो उपागम था वो स्मृति स्तर को प्रदर्शित करता है, और मॉरिसन का जो उपागम है वो बोध स्तर को प्रदर्शित करता है, और हंट का उपागम जो थे वो चिंतन या मनन स्तर को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था। शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर हर्बर्ट उपागम पर आधारित है, बोध स्तर मॉरिसन और चिंतन या मनन स्तर हंट उपागम पर आधारित है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया को द्विमुखी किसने बताया था, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी शामिल थे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जॉन एडम्स ने शिक्षण की प्रक्रिया को द्विमुखी बताया था, द्विमुखी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी शामिल थे। फिर इसके बाद जॉन ड्यूवी ने शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया था, त्रिध्रुवी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी शामिल है। याद रखिएगा, जॉन एडम्स ने तो द्विमुखी बताया था, जबकि जॉन ड्यूवी ने शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, जिसमें कौन कौन शामिल है? शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। वर्तमान में जो शिक्षा प्रक्रिया है इसमें 3 सोपान माने गए हैं शिक्षण प्रक्रिया के, जिसमें शिक्षक तो है प्राथमिक चर, पाठ्यक्रम है मध्यस्थ चर और शिक्षार्थी है आश्रित चर। वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया के 3 सोपान है, जिसमें शिक्षक तो है प्राथमिक चर, पाठ्यक्रम है मध्यस्थ चर और शिक्षार्थी कौन सा चर है? आश्रित चर है। अर्थात आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया कैसी है? त्रिध्रुवी या त्रिमुखी प्रक्रिया है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक माना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक किसने माना है? तो स्मिथ ने माना है। अब अपन इसके बाद बात करते हैं कि मिलर और डोलार्ड जो है, इन दोनों के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं। तो मिलर और डोलार्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 सोपान है। सबसे पहला है आवश्यकता का अनुभव होना, दूसरा है लक्ष्य को देखना,
तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना और चौथा है लक्ष्य प्राप्ति। तो मिलर और डोलार्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ये 4 सोपान होते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं डीसीएल के बारे में कि डीसीएल ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान माने हैं। तो डीसीएल ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान माने हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा अभिप्रेरणा, फिर लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं, फिर विविध अनुक्रियाएं करेगा वो, फिर सही अनुक्रिया का चयन करेगा और अंत में क्या होगा, उद्देश्य प्राप्ति और पुनर्बलन प्राप्त होगा। तो डीसीएल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के, और मिलर और डोलार्ड के अनुसार 4 सोपान है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं शिक्षण की विशेषताओं के बारे में। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। शिक्षण जो है विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण में उद्देश्य निहित होता है, इसलिए ये उद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है और शिक्षण का मापन संभव है। ये शिक्षण की विशेषताएं हैं। और शिक्षण का जो है वातावरण से समायोजन किया जा सकता है, इसलिए वातावरण से समायोजन की प्रक्रिया ही शिक्षण है। अब अपन इसके बाद बात करते हैं शिक्षण व्यूह रचनाएं तथा विधियों की। शिक्षण व्यूह रचना की परिभाषा दी है स्ट्रेसर ने। स्ट्रेसर ने कहा है कि शिक्षण व्यूह रचनाएं वे योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्य, विद्यार्थियों के व्यवहार, परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव, छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। ये किसने परिभाषा दी है? शिक्षण व्यूह रचना की स्ट्रेसर ने परिभाषा दी है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं जॉन ड्यूवी की। जॉन ड्यूवी ने परिभाषा दी है कि शिक्षण विधि वह तरीका होती है जिसके द्वारा हम पठित सामग्री को व्यवस्थित करके अपने निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है जॉन ड्यूवी की कि शिक्षण विधि वह तरीका होती है जिसके माध्यम से अपन पठित सामग्री को व्यवस्थित करके अपने निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। बाइनिंग की परिभाषा क्या है शिक्षण विधियों के बारे में? कि शिक्षण विधियां शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य होती हैं। किसने कहा है? बाइनिंग ने कहा है कि शिक्षण विधियां जो होती है शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य होती हैं। अब अपन देखते हैं परंपरागत शिक्षण विधियों के बारे में। परंपरागत शिक्षण विधियों में सबसे पहले आती है व्याख्यान विधि, जो अपन ने सामाजिक में पढ़ी थी। पाठ्य पुस्तक विधि भी पढ़ी थी अपन ने, जिसको क्या कहते हैं? सुग्गा प्रणाली कहते हैं। 2012 में क्वेश्चन आया था किस विधि को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है, तो पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा प्रणाली कहते हैं। कहानी विधि पढ़ी थी और प्रदर्शन विधि अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन बात करते हैं बाल केंद्रित विधियों की। सबसे पहले आती है ड्रेकोली प्रणाली, जिसके प्रतिपादक कौन है? ड्रेकोली है। और इस ड्रेकोली प्रणाली में पुस्तकों का कम से कम प्रयोग किया जाता है। और ये विधि जो है ड्रेकोली विधि मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए उपयोग में लाई जाती है। और इसमें बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। और इस विधि में सुबह के समय भाषा सिखाई जाती है तथा शाम के समय संगीत की शिक्षा और खेल आदि कार्य करवाए जाते हैं। तो ड्रेकोली प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? ड्रेकोली है। फिर इसके बाद आती है मोंटेसरी प्रणाली। इसमें से आपको या तो प्रतिपादक पूछा जाता है या इसमें पूछा जाता है कि कौन सी बाल केंद्रित विधि में इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिपादक कौन है? मारिया मोंटेसरी है। और मोंटेसरी प्रणाली के अंतर्गत बालक बालिकाओं को इंद्रियों के माध्यम से सिखाने पर बल दिया जाता है। अर्थात इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल कौन सी विधि में दिया जाता है? मोंटेसरी प्रणाली में दिया जाता है। और ये विधि जो है मोंटेसरी प्रणाली, ये प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा के विकास पर बल देती है। मोंटेसरी जो थी, इन्होंने बालकों के स्वतंत्र शिक्षण तथा व्यक्तिगत शिक्षण और ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया है। मोंटेसरी प्रणाली में खेल खेल में बालकों को ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, अर्थात कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अगली शिक्षण विधि की, बाल केंद्रित विधि की, जिसका नाम है डाल्टन योजना। डाल्टन प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट, जिन्होंने डाल्टन योजना का प्रतिपादन किया था। और इसको डाल्टन योजना क्यों कहते हैं? क्योंकि हेलेन पार्कहर्स्ट ने अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाल्टन प्रणाली कहा जाता है। इसके साथ ही इसको ठेका प्रणाली भी कहते हैं। डाल्टन योजना को याद रखिएगा। ठेका प्रणाली किस बाल केंद्रित विधि को कहा जाता है? तो डाल्टन प्रणाली को कहा जाता है। डाल्टन प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से विभिन्न विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाओं में जाकर कार्य करते हैं। और प्रत्येक प्रयोगशाला में समय सारणी बनी होती है तथा संपूर्ण भाग जो है कई इकाइयों में बांटा हुआ होता है। और सप्ताह के कार्य को किसमें दिया जाता है? असाइनमेंट में दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? दत्त कार्य भी कहते हैं। लेकिन इस विधि से, डाल्टन विधि से मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता है। छात्र जो है स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं स्वयं, और अध्यापक का कार्य केवल निर्देश देना या मार्गदर्शन का होता है। अगली विधि आती है बाल केंद्रित विधि, जिसका नाम है विनेटिका योजना, जिसके प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वाशबर्न। याद रखिएगा, विनेटिका प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वाशबर्न है। इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नता पर जोर दिया जाता है तथा सामाजिक विकास भी किया जाता है। लेकिन इस विधि में उच्चारण नहीं कराया जाता है और बालक जो है शिक्षक से अत्यधिक प्रभावित होता है। अगली इंपॉर्टेंट विधि आती है किंडरगार्टन प्रणाली, जिसके प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है। फ्रोबेल ने इस विधि के अंतर्गत
बालक बालिकाओं को स्वतंत्र रूप से सीखने पर जोर दिया है, क्योंकि बालक जो है वातावरण में रहकर ही स्वतंत्र रूप से अनुक्रिया करता है और अपने विषय वस्तु का सर्वाधिक अधिगम कर सकता है। इस विधि को अवलोकन विधि के नाम से भी जाना जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली को अवलोकन विधि के नाम से भी जानते हैं। जो फ्रोबेल थे इसके प्रवर्तक, इन्होंने बालकों को किसके समान माना था? पौधे के समान माना था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रोबेल ने पौधे के समान किसको माना था? बालकों को, तथा उन्होंने प्रभावी शिक्षण के लिए इस प्रकार के उपहारों का प्रयोग किया था। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? बालकों को स्वयं अभिव्यक्ति या आत्म प्रकाशन के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलते हैं, जिसके लिए बालकों को खेल के द्वारा शिक्षण कराया जाता है। इसमें गीत और अभिनय आदि का प्रयोग भी किया जाता है। फिर इसके बाद आती है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी, आप सभी जानते हो। इस विधि के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने मातृभाषा को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया था तथा बालकों को किसी भी कार्य से परिचित कराने के लिए उस क्षेत्र से संबंधित शब्दावली का अधिक से अधिक प्रयोग करके अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग किया था। फिर अगली विधि आती है खेल विधि, जिसके प्रवर्तक कौन है? कॉल्डवेल कुक हैं। याद रखिएगा, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? कॉल्डवेल कुक हैं। यह आपकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और व्यू रचनाएं तथा परंपरागत शिक्षण विधियां और बाल केंद्रित विधियां हो चुकी हैं। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।